Hope you all are doing well and study very hard. So guys, last class में we have started the spectroscopy of H1, P31 and F19 NMR. और आज की क्लास में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, I am going to take the previous year question of CSI NET and GATE. So आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं previous year questions from 15 to 18. ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो शॉर्ट में ही बनेगा। और नेक्स्ट में हम लोग करेंगे 19 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चंस। ओके, और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो माइंडेड आपको आज की क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड लिए थे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे। और आज के क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ लर्न करोगे। मैंने कहा था ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत आसान है, इनऑर्गेनिक, बट इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट आते हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे वो सब हुई की बुक से लिए थे। ठीक है, हुई की बुक आप अगर रेफरेंस में लेना चाहते हो, वहां से क्वेश्चंस करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप उसके एक क्वेश्चन करो, क्योंकि इसमें है ना हर क्वेश्चन पे नया कॉन्सेप्ट है। तो पहले वो वाली वीडियो देखनी है, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। फिर भी अगर आप लोग की लग रहा है नहीं यार सीधे प्रीवियस ईयर करना है, तो इन शॉर्ट सा छोटा सा मैं आपको समझाती हूँ। आपको वो उतना तो करना ही करना है। आपको क्या देखना है, देखो लास्ट क्लास में मैंने कहा था दो चीजें आपको बस पता होनी चाहिए, एक तो आई वैल्यू और एक ये फॉर्मूला 2ni+1। इसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि दो एक्टिव न्यूक्लियाई, मान लो एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एक्टिव न्यूक्लियाई है, P31 है पूरे के पूरे फॉर्मूला के अंदर, पूरे के पूरे कंपाउंड में, तो आपको एक सिंगल पीक देखने को मिलेगी। ठीक है, बट अगर उसी मॉलिक्यूल में दो एक्टिव न्यूक्लियाई एक साथ में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल H1 भी है, तो क्या है ये इसको स्प्लिट करेगी, ये इसकी फर्दर सिंगल पीक को स्प्लिट करने वाली है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन किसको स्प्लिट करेगा? तो हमने देखना है कि किसका स्पेक्ट्रा पूछा गया है। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया कि P31 स्पेक्ट्रा बता दो। तो अगर P31 स्पेक्ट्रा पूछा हुआ है तो हम लिखेंगे J51/H1, J51/H1 हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे को मान लो ये हमारा स्पेक्ट्रा तो P31 का है, तो ये इसको कैसे स्प्लिट करेगा, तो हमारे को फॉर्मूला लगाना है 2ni+1। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2ni+1। अब इसमें n की वैल्यू, i की वैल्यू उसकी लेनी है जो इस वाले न्यूक्लियाई को फर्दर स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमसे P31 स्पेक्ट्रा पूछा है, मींस H इसको स्प्लिट कर रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी रखनी है? हाइड्रोजन की। I किसकी वैल्यू रखनी है? हाइड्रोजन की। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हाइड्रोजन 3 है और स्पिन वैल्यू हमें पता है हाइड्रोजन की हाफ है। मान लो पेपर में नहीं भी दिया तो हमें तो आता है, मैंने लास्ट में ट्रिक भी सिखाई है कैसे लर्न करना है। ठीक है, यहां से काटा, वी गेट अ डबलेट। 2 लाइंस का मतलब है 2 लाइंस आ सकता है, डबलेट आ सकता है, उसकी फर्दर स्प्लिटिंग भी हो सकती है। एक बार तो आपको लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब डबलेट आ गया तो अब ये वाली पीक नहीं मिलेगी, सिंगल पीक आपको ये नहीं मिलने वाली है, अब आपको ये डबलेट की फॉर्म में मिलने वाली है। और कई बार आपको, अगर अभी मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगी, आपको इस तरीके की लाइंस भी देखने को मिलती है पेपर में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि P31 और F19 में जितने सिग्नल्स होते हैं वो TMS से नेगेटिव साइड में आते हैं, सारी वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं, 0 ppm से सारे नेगेटिव की तरफ जाते हैं, -10, -20, -30। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट की क्लास में किया था। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लक्सोनियल बिहेवियर भी देखा था, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम अपनी क्लास में लगा के ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ मैं, और विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है CSI NET जून 2018 का क्वेश्चन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑर्गेनोमेटालिक का भी यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी बहुत आसान है, अगर दोनों का मिक्सचर है आपको तो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, द रिएक्शन of eta C5H5FeCO2 with CH3I gives compound A the H1 NMR spectra। देखो हमसे सिंपल सी बात है, उसने पूरा मेंशन कर दिया है कि H1 स्पेक्ट्रा बताना है ऑफ A शो 2 सिग्नलेट्स, मतलब उन्होंने बोला कि सिंगलेट है, मतलब सिंगलेट है, कोई फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब प्रोटोन 3:5 में है, मतलब हमें दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स चाहिए और एक प्रोटॉन 3 होगा और एक प्रोटॉन 5 होगा। यहां से हमें ये पता चलता है। पहले यहीं पे रुक जाओ, पूरा क्वेश्चन मत रीड आउट करो, इतने से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3:5। अब क्या करना है,
यहां तक मुझे समझ में आ गया। पहले तो मेरे को ये रिएक्शन लिखनी है, तो मैंने लिख दिया ये कंपाउंड, इसकी रिएक्शन है CH3I से। हम सबको पता है इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। देखो ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल है। ये भी कैसे स्प्लिट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या करा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा। ये जनरली कराता है SM2 रिएक्शन, ठीक है। सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन हो जाती है, पीछे से अटैक करते ही यहाँ से निकल जाता है। तो ये यहाँ पे आएगा और इसके हमारा क्या बन जाएगा, वो CH3 आके इसके साथ लग जाएगा, eta5C5H5 FeCH3 और CO2। मतलब हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें CO हो, CO हो, CO हो, CH3 हो। आए तो निकल गया, मैं बताऊं आपका आंसर तो यहीं से आ गया। फर्स्ट लाइन ही अगर किसी ने कर ली तो वहीं से आंसर आ गया। देखो ना यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं होगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मींस CH3 लगना चाहिए। तो यहाँ तो माइग्रेटरी इंसर्शन है, तो ये तो मेरा यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। अब ये हो सकता था, ये हो सकता था, पर इसने क्या किया, आयोडीन ऐड कर दिया, जबकि आयोडीन थोड़ी ना हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल में थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना। और इसमें क्या किया, इसने दोनों ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन तो हमारे यही होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। बट अब हम फिर भी फर्दर करके देखते हैं कि और क्या क्या, मतलब नया कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे हम लोग। अब ये अगर हम इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको एक तो ये वाले प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और कितने प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स यहां से हैं, 3 प्रोटॉन्स यहां से हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर वहां पे नहीं देखने में प्रॉब्लम है तो ये देखोगे अगर, तो ये हो गया Fe, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CO और यहाँ पे हो गया CO। तो 3 प्रोटॉन्स ये वाले और 5 प्रोटॉन्स ये वाले, तो 3:5 हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में ये वाले कंपाउंड ने जो है फर्दर रिएक्शन करी है, कंपाउंड ए अपॉन रिएक्शन विद PPH3, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन की। और अब लिख लो एक नोट्स में ट्रिक लिख लो कि जब भी PPH3 होगा ये माइग्रेटरी इंसर्शन कराता है। क्या कराता है, माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन का मतलब है कि CH3 एक कार्बोनिल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्या बना लेगा, असाइल ग्रुप बना लेगा, COCH3 ग्रुप बना देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या बना दिया इसने, COCH3। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, eta5C5H5 आयरन COCH3 क्या हो जाएगा, एक CO इसके साथ चला जाएगा, COCH3 बना देगा और एक कार्बन ऐसे रहेगा और PPH3 जाके अटैच हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक हमारे को नया कंपाउंड मिल जाएगा। तो जो हम, अगर मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कैसा दिखने वाला है कि ये आपकी साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है, यहाँ पे आपका आयरन है, ये CO आपका CH3 कर दिया, यहाँ पे एक आपका CH3 है ही, और एक आपका, सॉरी यहाँ पे तो CO है ना, तो यहाँ पर वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे हैं PPH3, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब हमें चाहिए डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये देखो, एक तो हमारे ये वाले प्रोटॉन्स हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये HA वाले प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, ये मान लो हो गए 5, ठीक। इसके बाद ये वाला भी प्रोटॉन आ गया, नया ऐड हुआ, ये हो गए 3। अब देखो फिनाइल रिंग, अब ये कैसा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मतलब ये है फिनाइल ग्रुप। अब फिनाइल ग्रुप में आपको पता है कितने होते हैं, 5 प्रोटॉन्स होते हैं एक फिनाइल में, ठीक है। आपका क्योंकि ये वाला तो कार्बन में होता ही नहीं ना, सारे बॉन्डेड होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो एक फिनाइल में 5, तो 5 3 15। तो मतलब हमें कितने प्रोटॉन्स मिल गए यहाँ पे, 3:5 रेशो, एक में 5 है, तीनों में कितने हो गए 15। मतलब जो रेशो हमें मिल रही है, जो हम सोच रहे हैं वो 3 5 और 15 है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में भी ऐसा है क्या।
हाँ, यहाँ क्वेश्चन में भी रेशियो लिखी हुई है 3:5:15, तो हमारा बिल्कुल डायरेक्टली होके हमारा आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर नंबर बी हमारा यही बनेगा और हमारे को ये रेशियो मिलेगा। इसमें क्या हुआ, फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हुई, यहाँ पर सिंपल एक सिग्नल देखने को मिल गया, इसने इसको स्प्लिट नहीं किया, इसने इसको स्प्लिट नहीं किया, वी गेट अ मतलब सिंगल सिंगल पीक्स में, क्योंकि और कोई एक्टिव न्यूक्लियर है ही नहीं ना आयरन है ना कार्बन है, तो ये तो है नहीं एक्टिव न्यूक्लियर, तो एक हाइड्रोजन है, तो उनकी वजह से यहाँ तब हम देखते हैं कि कितने तरह के प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समझ सकते हो। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इवन अभी आप आगे आगे देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्लक्सोनियल बिहेवियर पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। In the P31H1 NMR spectrum of a diamagnetic complex of meridonial, MER means meridonial, MPPR3, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। R मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, PPH लिखा होता तो फिनाइल होता। Cl3, M इज अ ट्रांजिशन मेटल और उसकी I वैल्यू है 0, मतलब वो भी उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर रहा है। जहां I 0 ना, ये तो चलो छोड़ दो कि भाई स्प्लिटिंग तो नहीं करनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है कि ये होता है मेरिडोनियल और ये होता है फेशियल। फिर भी अगर आपको समझना है तो कैसे हो सकता है मेरिडोनियल एंड फेशियल, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट अगर नहीं आता आपको, तो कोऑर्डिनेशन में भी आप ये सोचो एक क्वेश्चन आपका मिस होगा फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन पार्ट। तो फेशियल को बनाने का मैं फेशियल भी बताऊंगी, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको एक टी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, एक टी बनना चाहिए, और सिंपल सा सारे के सारे जो एक तरह के एटम्स है ना, उन्हें आप ट्राई करो वो एक ही प्लेन में हो जाए। जैसे देखो ना, PPR3 PPR3 PPR3, मैंने एक को क्या कर देना, इन प्लेन रख लेना। तीनों में आपको जैसे मान लो दो तरह, क्योंकि फेशियल मेरिडोनियल तभी मिलेंगे जब दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और भी डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, आपको तीन तीन तो डिफरेंट चाहिए ही चाहिए। तो PR3 PR3 PR3, एक मैंने कोई भी जो उसमें से ग्रुप है एक ही प्लेन में रख दिया। ठीक है, ये आपका टी बनना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेरिडोनियल, मतलब दो ट्रांस में रख दो, एक सिस में रख दो, सिंपल सी बात है। फेशियल में हमें क्या करना होता है, हमें फेशियल के अंदर एक तो ऊपर नीचे करना ही करना है। ठीक है, दो को हम लोग सिस बताएंगे और एक को आउट ऑफ द प्लेन कर देंगे। जैसे तीनों को मैंने प्लेन कर दिया, इसमें एक आउट ऑफ प्लेन है, ये दोनों प्लेन में, इसमें ये आउट ऑफ, पर एक प्लेन में है। इसमें फेशियल में आपको क्या करना है, और जनरली मैं तो ये भी देखती हूँ कि एक ही फेज में होनी चाहिए। ये तीनों एक साइड में है, ये तीनों एक साइड में है, तो ये भी एक तरीके से आप देख सकते हो कि फेशियल है। ये तीनों एक साइड, ये तीनों एक साइड। और कौन सा तरीका है कि दो सिस बना दो और जो बचे हों उनको ट्रांस बना दो, मतलब CL उन दोनों को सिस बना दिया, ये दोनों इन दोनों को सिस बना दिया, इन दोनों को आपस में ट्रांस बना दिया, तो ये फेशियल हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा ये काम नहीं है, हमने मेरिडोनल ड्रॉ कर लिया। अब इसने बोला है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेजोनेंस, बस सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सिग्नल्स। रेजोनेंस से डरना नहीं है, सिग्नल्स ही बताने हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि मुझे ये देखना है कि PPR3 मेरे को कितने टाइप के हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, इसके Cl ट्रांस में है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो फॉस्फोरस है वो A टाइप का हो गया और ये फॉस्फोरस जो है वो B टाइप के हो गए। तो मतलब हमें दो सिग्नल मिलने वाले हैं, दो सिग्नल मिलने वाले हैं। एक की रेशियो 1 होगी क्योंकि वो एक है, और एक हो गया, मतलब 2:1 का हमें सिग्नल मिलेगा, मतलब दो सिग्नल्स हमारे को मिलने वाले हैं। मैंने ये नहीं बोला फर्दर स्प्लिटिंग, क्योंकि उसने मल्टीप्लिसिटी नहीं बोली है, उसने सिंपल सिग्नल्स पूछे हैं। तो क्या होगा, 3 1 2 6, क्या आंसर आएगा, तो वी गॉट अ आंसर। हमारा जो आंसर होगा जो है 2। फॉर एग्जाम्पल वो हमसे पूछ लेता मल्टीप्लिसिटी बता दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पूछता, तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हमारे को अगर मान लो वो ये हमसे सिग्नल्स पूछता, मल्टीप्लिसिटी पूछता, तो हम क्या करते, सबसे पहले J लिखते, P ऑफ A, मतलब यहाँ तो हम 31 लिखते हैं, A इसकी स्प्लिटिंग कराते B के साथ, ठीक है, A वाले सिग्नल की स्प्लिटिंग कराते B के साथ। तो लगाओ फॉर्मूला 2Ni + 1 2 × अब यहाँ पे B वाले प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, इनकी वैल्यू कितनी है, हाफ। स्पिन वैल्यू लास्ट क्लास में याद करिए, देखो यहाँ कहीं नहीं दे रखा, तो अगर हमारे को आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये हो गया 3, मतलब ट्रिपलेट। मतलब आपका जो A वाला सिग्नल जो सिंगलेट में था वो हमें ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ज्यादा ही जल्दी में ड्रॉ कर देती हूँ कई बार मैं। ठीक है,
ये आपको कैसे मिलने वाला है, मतलब सिंगलेट नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिसिटी वाले में मिलेगा, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम इसका करेंगे जे बी, ये आपका स्प्लिट होगा जे ए के, ठीक है, जे बी लिख रखा है, एक मिनट, 1 सेकेंड, इरेजर, जे पी 31A बाय पी 31B, तो 2NY प्लस 1 लगा दो, 2NI प्लस 1, 2 इंटू, अब देखो मैंने फिर वही लिख दिया क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे A से स्प्लिट हो रहा है, इसकी वैल्यू है 1 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 कट गया, इससे मिलेगा डबलेट। मतलब अगर ये फर्दर मल्टीप्लिसिटी मुझसे पूछता, मल्टीप्लिसिटी पूछता तो मैं आंसर लिखती डबलेट एंड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, डबलेट एंड ट्रिपलेट, मतलब उसकी पीक हमारे को इस तरीके से मिलने वाली है। बट हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो नंबर ऑफ सिग्नल एक प्रोटॉन और उस क्या फॉस्फोरस, इस वाले फॉस्फोरस की वजह से हमारे को 2 फॉस्फोरस मिलने वाले हैं। मल्टीप्लिसिटी पूछता तो आंसर क्या हो जाता है, डबलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूं क्या होगा, क्वेश्चंस करोगे यू विल गेट अ न्यू कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को लिखते जाओ, आप पेपर में हर क्वेश्चन कर पाओगे, और डेफिनेटली दिसंबर 26 में ये क्वेश्चन आने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, मतलब इस तरह का। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी तभी हम कर सकते हैं अगर हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना आता है। अगर आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है तो मेरी पूरी लिस्ट बनी हुई है मेन ब्लॉक एलिमेंट्स की, आप वहां से कंप्लीट ये स्ट्रक्चर्स कि मैंने कैसे ड्रॉ किया, कैसे समझा, आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द P31 H1 मतलब उसने लिख दिया है, जबकि H1 का इसमें कोई रोल प्ले नहीं है क्योंकि उसको मेन P31 NMR स्पेक्ट्रा बताना है ऑफ 2 2 6 6 N4 P4 CL4 NMe2। इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने वहां पे डिटेल में बताया कि कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है इस एक्सपेक्टिव, मतलब जब तक ये डायग्राम नहीं आएगा आप नहीं निकाल सकते। तो डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, डायग्राम आपका ऐसा है। अब सिंपल सी बात है, जब नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछना है, स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही है फर्दर, आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो, जैसे 2 डबलेट 2 ट्रिपलेट्स, इस तरीके से 2 डबलेट 2 ट्रिपलेट, मतलब ये एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं, वरना तो सिग्नल आ जाता 1 2 3 4, है ना। तो मतलब स्प्लिटिंग्स हमको दिखानी है, और P31 NMR स्पेक्ट्रा पूछा है तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोरस है। तो देखो यहाँ पे ये फॉस्फोरस है जिसके अराउंड 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको A लिख देती हूँ, मतलब मुझे Pa वाले 2 फॉस्फोरस है। यहाँ पे क्योंकि NMe2 लगा हुआ है, NMe2 लगा हुआ है, तो ये वाला जो फॉस्फोरस हो गया वो हो गया Pb। अब ये इसको स्प्लिट करेगा, ये इसको स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, JP31A। अब सबसे पहले मैं क्या दिखा रही हूँ, ए के सिग्नल बता रही हूँ, बाय बी जिसका लिखे होते हैं उसका सिग्नल बता रहे हैं। ठीक है, ए का सिग्नल बता रही हूं जिसकी स्प्लिटिंग कर रहा है बी। ठीक, तो 2NI प्लस 1 2 इंटू बी कितने हैं, 2 है, तो यहां पे हमने लिख दिया 2 और इसकी जो आई वैल्यू है हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया तो ये हो गया 3, मतलब पहले तो मैं लिखूंगी 3, दैट इज 3 लाइन्स। आप इसको 3 लाइन्स भी लिख सकते हो और आप इसको ट्रिपलेट भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसी तरीके से दूसरे ना लेंगे, बाई चांस देखो वैल्यू सेम है तो आना तो ट्रिपलेट ही है, बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर क्या करेंगे हम, P31B की स्प्लिटिंग दिखाएंगे P31A के थ्रू। ठीक है, तो 2NI प्लस 1, अब हम A की वैल्यू रखेंगे, ये वाला जो वैल्यू होगी वो हम किसकी रखेंगे, A की। ठीक है, तो 2 इंटू N, इसमें भी A हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 कट गया, दैट इज 3, दैट इज ट्रिपलेट। मतलब हमें 2 ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं, सिंगलेट सिंगलेट नहीं मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग 2 ट्रिपलेट्स। तो लेट्स सी हमारे ऑप्शंस हैं क्या ऐसा, तो देखो ए ऑप्शन ही हमारा है 2 ट्रिपलेट्स, 2 डबलेट्स, 1 क्वार्टेट 1 डबलेट। अगर अगर अलग वैल्यूज होती तो ऐसा आता, बाई चांस से दोनों सेम है तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। ठीक है, तो CSN ने जून 17 का क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट देख लिए। ठीक है,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक बार दिमाग घूमता है, एक बार ये करने बैठो ना, हमें लगता है यार ये हो सकता था, नहीं ये हो सकता था, बट अगर क्लियर है तो यू विल गेट एन आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखता है, एज्यूमिंग जे पी एच इज ग्रेटर देन जे पी बी। आपको यहां से ना तीन कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन से तीन कॉन्सेप्ट लर्न करने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम स्टार बना के अपनी नोटबुक में लिखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अज्यूमिंग जे पी एच, देखो इसने बोला कि जो जे पी एच का है ना वो ग्रेटर है देन जे पी बी का। अब इसका मतलब क्या है कि जो कपलिंग कांस्टेंट जो की वैल्यू जो है वो एच की ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि कपलिंग कांस्टेंट किसी एक की ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो जिसकी ज्यादा होती है उसको पहले स्प्लिट कराना होता है। ठीक है, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल P31 की स्प्लिटिंग करवानी है आपको H के साथ भी और आपको B के साथ भी। तो मैंने क्या था कि आप ये देखो कि ये या तो उसका कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, तो वो पहले वो स्प्लिट करेगा, फिर दूसरे वाला न्यूक्लियाई। अगर दो न्यूक्लियाई आ जाए तो पहले किसको देंगे वैल्यू, तो पहले हम उसको देंगे जिसकी जे वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, या डायरेक्टली बॉन्डेड हो या नंबर्स में कम हो। तो ये तीनों पॉइंट्स को लिख लो, कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए, नंबर कम होना चाहिए, डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। तो वो उसका हम सबसे पहले कपलिंग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे से कपलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर उसने मेंशन कर दिया है कि आपका, उसने यहाँ पे कपलिंग कर दी है कि H वाला जो है, मतलब P31 NMR स्पेक्ट्रा निकालना है। इससे साफ पता चल गया ना, क्योंकि PH लिखा है। तो हमारे को उसने बताया कि H की जो कपलिंग कांस्टेंट है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू B, एंड द एक्सपेक्टेड P31 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ H3PBCl3। हमें पता है फॉस्फोरस के बाद लोन पेयर होता है। ठीक है, लोन पेयर है, ये बहुत ही एक अच्छा आपका क्या कहते हैं लुईस बेस है, ये एक अच्छा लुईस एसिड है, तो ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया लुईस बेस और ये हो गया आपका लुईस एसिड। ठीक है, और आपको बताना है P31 NMR। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ये बोरोन वाला भी एक्टिव है, फोस्फोरस भी है, हाइड्रोजन भी है। तो कपलिंग होनी है, स्प्लिटिंग होनी है। पर उसने क्योंकि बताया कि H ज्यादा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार बना के आराम से करेंगे, J ऑफ P31 बाय H1। सबसे पहले P31 की स्प्लिटिंग कराएंगे किससे, H से। ठीक है, लगा लो फॉर्मूला, 2Ni+1, 2 इंटू हाइड्रोजन कितने 3, तो 3, I की वैल्यू है हाफ प्लस 1, 2 से 2 कट गया दैट इज 4। तो हमें कितनी लाइंस मिल गई, 4 लाइंस, मतलब क्वार्टेट। हमें क्या मिल गया, क्वार्टेट मिल गया। ठीक है, और जब भी स्पिन की वैल्यू I इज इक्वल टू हाफ होती है, तो जो क्वार्टेट मिलता है ना, क्योंकि अभी फर्दर ये यूज होने वाला है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो ये क्वार्टेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 1:3:3:1 में। ये पास्कल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जब भी स्पिन वैल्यू हाफ होती है तो वहां पे हमें हाइड्रोजन है चाहे कोई भी हाफ वैल्यू है जिसकी, उसको लिए पास्कल्स लॉ फॉलो करेंगे और उसकी इंटेंसिटी रेशो होती है 1:3:3:1। हमने पढ़ाई है 1:1:1, 1:2:1, 1:1:3:1। ठीक है, डिटेल में मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगी इसको। तो इसकी जो इंटेंसिटी रेशो आने वाली है 1:3:3:1 की आने वाली है। अब ये तो हमने कर लिया, मतलब हाँ, मैंने उस दिन आपको डायग्राम भी बनाना सिखाया था आपको, पास्कल्स डायग्राम बोलते हैं इसको हम। तो ये हमारे को क्वार्टेट में करेगा, मतलब ये है हमारा P31 बाय H1, हमको क्या मिलने वाला है, क्वार्टेट, मतलब पहले क्वार्टेट होगा। अब इसके बाद हमारे को दिखाना है P31 बाय B बोरोन के साथ। ठीक है, अब बोरोन की यहाँ पे बाई चांस इन्होंने बोरोन 11 दे रखा है, उसकी वैल्यू भी दे रखी 3/2। 10 की वैल्यू क्या होती है 3। ठीक है, 11 की कितनी होती है 3/2। तो बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 2Ni+1, 2 इंटू बोरोन कितना है 1 इंटू 3/2 प्लस 1 कट गया, तो ये भी हमारा आ गया 4 और ये भी आ गया क्वार्टेट। मतलब ये भी आपको क्या मिल रहा है, क्वार्टेट। मीन्स ये भी, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूं,
तो ये भी फर्दर आपको क्वार्टेट में ही डिवाइड होंगे, ठीक है। ये देखो इसकी वजह से तो जो आ रहा था वो तो क्वार्टेट आ ही रहा था, ठीक है। अब ये भी फर्दर आपको क्वार्टेट 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 मतलब 4 आपको क्वार्टेट वाली लाइनें फाइनली मिल रही हैं। 4 क्वार्टेट्स आपको एंड में मिलेंगे, ठीक है। अगर टोटल लाइंस बोलते हैं तो 4 इंटू 4 16, आप इनको काउंट करोगे दीज आर 16 लाइंस। अब ध्यान से एक और लाइन लिखेंगे, जैसे इसकी इंटेंसिटी रेशियो है, अगर स्पिन की वैल्यू 3/2 और सिंगल न्यूक्लियाई हो तो इनकी जो इंटेंसिटी रेशियो होती है 1:1:1। अभी आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों लिखवा रही हूं। 1:1:1 का मतलब है जो ये लाइंस हैं ये इक्वल लेंथ की होंगी, 2 बड़ी 2 छोटी नहीं होने वाली हैं, ये क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। अब क्योंकि हमें देखना है देखो स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया टोटल 16 लाइंस हैं और हमारे को जो 16 लाइंस हैं वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि ये JP31/B, ये इट्स आवर फाइनल आंसर। मतलब जितनी लाइंस हैं वो हमारी सारी की सारी बराबर होनी चाहिए, चारों लाइनें। मतलब 4 तरह का स्पेक्ट्रा मिलेगा ना। देखो एक ये वाला स्पेक्ट्रा होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक ये। अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि लास्ट में 2 दिखा है, मतलब एक डबलेट, फिर वो डबलेट जो भी है क्वार्टेट में टूट रहा है, तो ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी सिर्फ इन्हीं दोनों की बचती है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या कर दिया, इसने क्या किया, बी को मतलब पहले दिखाया होगा फिर एच को दिखाया होगा, क्योंकि सारी इंटेंसिटी रेशियोज कितनी है, 1:3:1। भाई एक छोटी है फिर बड़ी है, बड़ी है फिर छोटी है, मतलब ये दोनों एक जैसी, ये दोनों एक जैसी, चारों को ये दिखा दिया। बट हमारा जो लास्ट आ रहा है वो बोरोन की वजह से आ रहा है, और इंटेंसिटी रेशियो 1:1:1:1। तो मतलब हमारा आंसर है ये कि हमारी चारों लाइनें एक जैसी होनी चाहिए, चारों लाइनें क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो मतलब इससे सारे कॉन्सेप्ट, कितने सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिखे, मतलब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोटबुक में करेंगे ही करेंगे। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले टाइम पे डिफिकल्टीज बढ़ ही रही है, और गेट में तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं, नेट में आ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्राई करो, खुद भी ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो फिर मेरा देखो कि क्या आप कर पा रहे हो, क्या आप अब आपके कॉन्सेप्ट लगने शुरू हुए हैं क्या, ठीक है। पढ़ते हैं। द H1 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ रुथेनियम eta4 C8H8 CO3 एट 23 डिग्री कंसिस्ट ऑफ अ शार्प सिग्नल। मैंने कल बताया था, मतलब कल बताया मींस पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर रूम टेम्परेचर होगा और 23 डिग्री या कोई भी आपको टेम्परेचर दिखा है या फिर रूम टेम्परेचर दिया है, उसमें क्या होता है कि सारे फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं, जो भी आपके एटम्स हैं तो वो सारे एटम इक्विवेलेंट एक ही दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह से एक सिंगल पीक दिखाई देती है। बट यहीं पे अगर लो टेम्परेचर लिखाओ, क्या लिखाओ, लो टेम्परेचर, तो ये बॉन्ड हो जाते हैं फ्रीज। मतलब अगर 2 डिफरेंट टाइप के जो है आपके बॉन्ड्स हैं वो हो जाते हैं फ्रीज, तो ये अपना सिग्नल देते हैं, ये अपना सिग्नल देते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि 23 पे यू आर गेटिंग अ शार्प सिग्नल, मींस सारे इक्विवेलेंट हैं। द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड एट लो टेम्परेचर, मतलब उसने बोला भाई हाई टेम्परेचर पे तो सिंगल मिल रहा है, अब ये बता दो लो टेम्परेचर मींस फ्लक्सोनियल बिहेवियर को हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, मींस सारी डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये eta4 ले रखा है, eta4 का मतलब है तो ये आपका क्या है, C8H8 है, ठीक है। आपकी जो ये रिंग है वो क्या है, C8H8। हम इसको बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, इवन स्टीरियो में जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है वहां पे, ठीक है। इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा ऑक्टाटेट्राईन, हाँ मैं नाम भूल रही थी, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, और ये जो है आपका नॉन एरोमेटिक होता है। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो अब इसमें किसने बोला eta4 का मतलब है कि 4 कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, 4 कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है। तो एक तो ये वाली कार्बन हो गई, ये हो गई मैंने, और 2 जो है वो नॉन बॉन्डेड है, मतलब ये इन्होंने eta4 करके लिख दिया। अगर eta8 होता तो सारे एक जैसे हो जाते, eta8 होते।
अब ईटा 4 का मतलब है कि ये दोनों बॉन्ड कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। इनको जरा नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये इन्होंने इस तरीके की बॉन्डिंग करके ना डिफरेंट एनवायरमेंट क्रिएट कर दिए प्रोटॉन के, और वो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक मिरर इमेज जो है बीच में ड्रॉ करनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां से क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं ये प्लेन रखूंगी तो देखो पूरा इक्वल पार्ट में आपकी जो ये मॉलिक्यूल है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का जो ये प्रोटोन है, ये सारे प्रोटॉन्स के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे ये H1 मान लो, ये H2 मान लो, ये H3, ये H4 और ये H5 और ये H6, ये H7 और ये H8। अब आप ध्यान से देखोगे, कलर में चेंज कर लेती हूँ सो दैट अच्छे से दिखाई देगी, वाला कलर लेते हैं। ठीक है, H1 जो है वो H8 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, H1 जो है मिरर इमेज है H8 की। H2 is a mirror image of H7. H2 is a mirror image of H7. H3 is a mirror image of H6. H3 is a mirror image of H6 and H4 is a mirror image of H5. H4 H5 की mirror image है, means these are enantiotopic protons. These are enantio। और अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, मैं इसको और भी सिंपल तरीके से बताती हूँ, मान लो नहीं भी पढ़ी, तो जो इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो एक जैसे प्रोटॉन्स होते हैं। दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वैसे तो सुपर इम्पोज करे तो होमोटॉपिक टाइप ऑफ ही प्रोटॉन्स हो गए, बट क्योंकि एनवायरमेंट डिफरेंट है तो ये एक जैसा प्रोटॉन हो गया, ये एक जैसा हो गया, ये एक जैसा हो गया और ये एक जैसा हो गया। तो इसके वजह से एक सिग्नल आएगा, इसके वजह से एक सिग्नल आएगा, इसकी वजह से एक सिग्नल आएगा और एक इसके वजह से सिग्नल आने वाला है। तो इस पूरे एटम में वी हैव 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। एक कौन से है, H1H8, एक है H2H7, एक है H3H6 और एक है H4H5। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, एक ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वी आर गेटिंग 4 सिग्नल्स। अगर स्प्लिटिंग पूछी होगी तो हम स्प्लिटिंग बता देंगे। एक्टिव न्यूक्लियाई तो है नहीं कोई भी इसमें, तो देख लेते क्या पूछा है, इसने सिग्नल्स ही पूछे हैं, द नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो हमें कितने सिग्नल्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो वी आर गेटिंग 4 से। बच्चे क्या सोचते हैं ना, ईटा 4 देखते ही नहीं है, ईटा 8 सोचते हैं कि सारे के सारे एक जैसे होंगे और सिंगल सिग्नल लगा के आ जाते हैं। चलो सिग्नल का तो एक का है ही नहीं ऑप्शन, कई सोचते हैं कि ये सारे एक जैसे होंगे, ये सारे एक जैसे होंगे, 2 लगा दिया। पर हमें को बड़ा ध्यान देना है ईटा 4 पे। ईटा 4 की वजह से सारा एनवायरमेंट पूरा का पूरा चेंज हो गया, सारी की सारी बॉन्डिंग्स जो है चेंज हो गई। तो इसका जो है आंसर हो गया 4। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो भाई रीड करो। द रिएक्शन बिटवीन Pi3, PXl3 एंड अ जिंक पाउडर गिव्स P3I5। मतलब सिंपल सी बताया कि उसने रिएक्शन करने पे, कलर चेंज कर लेती हूं मैं, रिएक्शन करने पे इट गिव्स P3I5। ओके, ये दिया P3I5 दिया है। अब ये बता रहा है द सोल्यूशन स्टेट P31 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ P3I5 शोज अ डबलेट एंड अ ट्रिपलेट। ओके, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ P3, मतलब एक डबलेट मिल रहा है, इससे हमें एक डबलेट मिल रहा है और एक ट्रिपलेट मिल रहा है। वेरी गुड, इससे साफ पता चल गया कि 2 तरह के फॉस्फोरस हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे पास 2 टाइप के जो है प्रोटॉन्स है। अब मतलब हमें स्ट्रक्चर देख के बस ये बता देना है, मतलब इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस स्ट्रक्चर देख के ये देखना है कि हमें 2 तरह के प्रोटॉन्स चाहिए, एक से मुझे डबलेट मिल जाए और एक से हमें ट्रिपलेट मिल जाए। ठीक है, तो अगर वैसे मैं आगे लगाऊं तो 2Ni+1, वैसे तो बहुत ईजी है, मैं वैसे कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। अगर मान लो डबलेट लिखा है तो आप 2 इंटू n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 1। मतलब एक फॉस्फोरस सिंगल है, एक सिंगल फॉस्फोरस है, वो ऐसा फॉस्फोरस है जो दूसरों के एनवायरमेंट से बिल्कुल अलग है। इसी तरह अगर आप इसमें निकालोगे 2Ni+1 लगा के, तो 2 इंटू n इंटू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो n+1 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2। मतलब 2 फॉस्फोरस रहते हैं जो एक जैसे हैं,
मतलब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है जिससे दो फास्फोरस पूरी तरीके से इक्विवेलेंट हो और एक फास्फोरस बिल्कुल अलग हो। तो अगर हम लोग डायग्राम देखें, ये फास्फोरस, ये तीनों के तीनों डिफरेंट है। देखो ना, ये इसके साथ ज्वाइंट है, अलग एनवायरमेंट हो गया, ये इससे था, ये इससे ज्वाइन नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस फास्फोरस में 3 आई लगे हुए हैं। हाँ, ये सही है कि ये और ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, बट ये देखने में है, बट जब आप मिरर इमेज डालोगे तो ये एक दूसरे को इक्विवेलेंट पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस आई की वजह से सारा का सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है हमको प्लेन में, बट ये प्लेन में नहीं है। ठीक है, अब ये वाला अगर आप करोगे तो बिल्कुल साफ क्लियरली ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ये भी देखने में देखो साफ ही पता चल रहा है, ये भी अलग है, ये तीनों ही अलग है, इसमें भी तीनों अलग है, इसमें भी तीनों अलग है, इसमें भी तीनों अलग है। इसमें है ये दोनों फास्फोरस एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो इसकी वजह से ये इसको किस में कर देगा, इसकी वजह से ये वाले क्या हो जाएंगे, डबलेट में टूट जाएंगे, और इन दोनों की वजह से ये किस में टूट जाएगा, ट्रिपलेट में टूट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या आंसर आ जाएगा, सी। तो आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे, देखो अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है ना विद ऑल इंडिया रैंक्स में, या चलो ठीक है जो है जेआरएफ ही क्वालिफाई हो जाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, कई लोग नोट्स बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। भाई नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करोगे, उन क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं करोगे, आपका नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखो कि मेरे को डेली के, जैसे कि जब मैंने भी प्रिपेयर किया था जेआरएफ के लिए, गेट के लिए, तो मैं ना सिंपल फोकस होता था, मेरे को जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ती थी ना, उससे मुझे डेली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते थे। ये मेरा मतलब ये मेरी थ्योरी थी, है ना। तो इट इज माय मंत्रा टू क्वालिफाई जेआरएफ। तो अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो बस अब रोज का आपको टारगेट रखना है कि यार मुझे जो भी टॉपिक में कर रही हूँ उसके मैं सारे प्रीवियस ईयर लगा लूं, जितने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकती हूँ कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। eta3c3h5 MnCO4 शो अ फ्लक्सोनियल बिहेवियर। मैंने कहा ना आज की क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्लक्सोनियल भी आ गया, देखो मल्टीसिप्लिसिटी भी आ गई, लास्ट में सिग्नल्स भी आ गए, दो तरह की कपलिंग कांस्टेंट भी आ गए। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है। द H1 स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड व्हेन इट इज इन नॉन फ्लक्सोनियल स्टेट। फ्लक्सोनियल मीन्स सारे एक जैसे हैं, नॉन फ्लक्सोनियल लो टेम्परेचर, कुछ भी लिखा हो तो आपको मतलब ये देखना है कि दो डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट के प्रोटॉन्स है। अब देखो इसमें क्या है, eta3 का मतलब है ऐसा, ठीक है, Mn और यहाँ पे आ गया CO। अगर देखो आपको ये सब चीजें भी क्लियर नहीं है ऑर्गेनोमेटेलिक की, तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक की मेरी सीरीज में जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। eta3, eta4, eta5 बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे ना हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स नहीं दिखेंगे, तो मैं इसको ना थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ आप लोगों के आगे कि ये ऐसा है। ठीक है, और ये ऐसा, ये Mn हो गया। यहाँ चलो इनसे तो हमें काम ही नहीं है क्योंकि इनमें कोई भी एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है। ठीक है, इसका कलर एक बार चेंज करती हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, ये तो एक तरह का प्रोटॉन होगा, और अगर मैं यहाँ से मिरर इमेज डालूंगी तो ये B इस B को रिफ्लेक्ट करेगा और ये C इस C को रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं। ये तो एक ही हो गया, जहां से लाइन क्रॉस की, ठीक है, वो अगर उसको क्रॉस करने पे, ठीक है, एक ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, और एक बॉन्ड इसने Mn के साथ बनाया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहां से मिरर इमेज डालेंगे तो देखो ये वाला जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये वाला प्रोटॉन एक तरीके का हो गया, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं इनको हम इनर प्रोटॉन्स कह सकते हैं, ये है इनर प्रोटॉन्स, और ये जो दोनों हैं वो हो गए आउटर प्रोटॉन्स। और ये वाला तो हमारा अलग है, ये डिफरेंट प्रोटॉन है, ये डिफरेंट टाइप का प्रोटॉन हो गया। तो हमारे हिसाब से अगर नॉन फ्लक्सोनियल बिहेवियर है तो ये तीनों डिफरेंट सिग्नल देंगे। अगर फ्लक्सोनियल नहीं होती तो ये भाई सब अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते, वी गेट अ सिंगल सिग्नल, और सिग्नल मिलता 1 2 3 4 5 6 इंटेंसिटी का मिलता। क्योंकि नॉन फ्लक्सोनियल बिहेवियर ये तीनों ही अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और ये तीनों का जो रेशो होगा, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हमें जो इंटेंसिटी रेशो मिलने वाली है 1:2:1, या 2 पहले लिख लो, जो ज्यादा होती है वो लिखा जाता है। तो 2:1 की इंटेंसिटी में हमें
3 सिग्नल्स मिलने वाले हैं। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस क्या कहते हैं भाई, देखो 1 सिग्नल नहीं भाई, 2 सिग्नल इंटेंसिटी रेशियो, मतलब ये कह रहा है कि ये चारों एक जैसे थे और ये एक जैसा था, नहीं है भाई। 3 सिग्नल्स इन द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 2:2:1। स्टीरियो केमिस्ट्री में होमोटॉपिक, इनएंशियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक अगर आपने प्रोटॉन्स करे हुए ना तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। मान लो ये बड़े बड़े भाली वेलकम बर्ड नहीं भी है, मैं तो सिंपल कहती हूँ मिरर इमेज डालो, ठीक है। मैं तो एनवायरमेंट देखो ये तो अलग ही हो गए इन दोनों से। अगर इनमें भी देखना है तो देखो अबव वाले एक जैसे होते हैं, बिलो वाले एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे अलग अलग दिखेंगे तो आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं। ये इसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। मिरर इमेज है तो आपके ये एक तरह के जो है प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी रेशो आ गई 2:2:1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, अच्छा ये लास्ट ही था, ओके। सो गाइज यहाँ पे ये है हमारा CSNA दिसंबर 15 का क्वेश्चन। तो 18 से लेके मैंने सारे 15 तक के आपको सारे क्वेश्चंस कराए। होप आपको कॉन्सेप्ट अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। इसकी जो ये पीपीटी की PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज ऑरम केमिस्ट्री एंड माय इंस्टाग्राम दैट इज chemistry.orm, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट्स, ट्रिक्स और PDFs, PPTs जितनी भी हैं वो मैं शेयर करूंगी, जो भी क्लास में करवा रही हूँ। जैसे अभी आज ये क्लास कराई है, इसकी पूरी PPT वहां पे शेयर हो रही है। कोई ट्रिक कराई है, कोई कॉन्सेप्ट कराया है, तो वो सारी PPTs मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर करती हूँ। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या आने वाला है, इससे आगे के क्वेश्चंस फ्रॉम 19 to 25। सो कीप ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज ऑरम केमिस्ट्री। थैंक